हेलो स्टूडेंट्स, किडो सक्सेस का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है डिपॉजिट रिसिप्ट, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है और आजकल यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देखते हैं डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है। तो जैसे कि हमको पता है कि मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी पैसे रेज करना चाहती है तो वो इंडियन कैपिटल मार्केट से पैसे रेज कर सकती है शेयर इशू करके। और अगर मान लीजिए इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री से पैसे रेज करना चाहती है, कैपिटल वहां के कैपिटल मार्केट से कैपिटल रेज करना चाहती है तो वो क्या कर सकती है, क्योंकि सेबी तो ये बोलती है कि जो इंडियन कंपनी है तो उनका जो शेयर है वो केवल इंडिया में ही रहेगा और इंडिया से बाहर नहीं जा सकता है। अब इंडियन कंपनी को फॉरेन से पैसे रेज करना है तो उसके लिए हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो है डिपॉजिट रिसिप्ट, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो जो डिपॉजिट रिसिप्ट है एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और जिसके थ्रू हम फॉरेन कैपिटल मार्केट से कैपिटल को रेज करते हैं। तो फॉरेन मार्केट से कैपिटल को रेज करने का एक मीडियम है ये। और तो जो डिपॉजिट रिसिप्ट है, मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है तो अगर वो फॉरेन से पैसे रेज करना चाहती है तो उनको सबसे पहले सेबी की शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। तो सेबी के पास कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर जिनको सेटिस्फाई करते हैं वही कंपनी फॉरेन मार्केट से पैसे रेज कर सकती है। क्योंकि कोई भी अगर कंपनी फॉरेन मार्केट से पैसे रेज की और वो कंपनी बंद हो गई तो बदनामी तो इंडिया की होगी। इसलिए सेबी इस चीज को ध्यान रखती है कि कोई भी कंपनी जो फॉरेन मार्केट से पैसे रेज करना चाहती है, कैपिटल रेज करना चाहती है, तो वो सेबी के रूल्स को फॉलो करेंगे। और सेबी ने स्पेसिफाइड किया कि कौन कौन से सेक्टर में फॉरेन मार्केट से पैसे ले सकते हैं और उनकी क्या क्राइटेरिया है। तो एक बार जब इंडियन कंपनी अगर फॉरेन कंट्री से पैसे लेना चाहती है तो सेबी गाइडलाइन फुलफिल करती है, तब फिर देखते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये आपका मान लीजिए इश्यूइंग कंपनी इंडियन कंपनी है। अब उसके बाद इंडियन कंपनी क्या करती है, फॉरेन में एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को अपॉइंट करती है, उनको अप्रोच करती है। क्योंकि उनको तो जिस देश से उनको पैसे रेज करने हैं वहां के ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को अपॉइंट किया जाता है इश्यूइंग कंपनी द्वारा। और ये जो बैंक है ये उसी देश में, मान लीजिए इंडिया में है तो इंडिया में ही एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को अपॉइंट करती है। तो ये इस बैंक का हो सकता है ब्रांच हो या फिर इनके चॉइस का ये बैंक होता है जो कि इनके ट्रस्ट का हो। तो जब ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो कि फॉरेन कंट्री में जहां से हमको पैसे रेज करने हैं तो ये वहां की बैंक है, तो वो हमारे देश में एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को अपॉइंट करती है। ये हमारा देश में रहेगा ये। इसके बाद क्या होता है कि जो इश्यूड कंपनी है ये अपने शेयर्स को यहाँ डिपॉजिट करती है डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक में। तो जब इनके पास शेयर आ जाते हैं उसके बाद ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को इन्फॉर्म करती है कि मेरे पास इनके शेयर आ चुके हैं, तो वो उस शेयर के बिहाफ में वो डिपॉजिट रिसिप्ट को इशू करती है। तो डिपॉजिट रिसिप्ट तो जस्ट लाइक ये बैंक जैसे ही होता है कि जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते हैं वैसे ही हमारे जो शेयर हैं वो जमा हो चुके हैं, तो ये उसी का क्या है, रिसिप्ट है। तो यहाँ पे आपके शेयर जमा हो चुके हैं और यहाँ पे आपको क्या इशू होगा, डिपॉजिट रिसिप्ट। तो ये जो डिपॉजिट रिसिप्ट होगा वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है और वहां से जो शेयर है शेयर को खरीदा जा सकता है और उसको निगोशिएट भी किया जा सकता है। तो एक जो इन्वेस्टर वो दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच भी सकते हैं। तो जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इन्वेस्टर्स को देती है और इसको वहां की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां भी इशू किया जाता है। और एक और चीज, जो इश्यूइंग बैंक है ये ऑलरेडी लिस्टेड होना चाहिए हमारे इंडिया में। तो इसका पूरा प्रोसेस हो जाता है जिसके थ्रू हमको डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिलती है। तो डिपॉजिट रिसिप्ट यहाँ के इन्वेस्टर्स को मिलेगा और वो डायरेक्ट यहाँ की कंपनी में, इंडियन कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शेयर है और यहाँ पे जो डिपॉजिट रिसिप्ट है इनके बीच जो प्रॉपर एक रेशियो होता है। नॉर्मली क्या होता है 10 शेयर बराबर एक डिपॉजिट रिसिप्ट होता है। तो वो डिपेंड करता है वो एडीआर है, जीडीआर है और एक्सचेंज रेट क्या है। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया। और तो जो एक्सचेंज रेट है वो और टाइप ऑफ कंपनी, कंट्री, उस पर डिपेंड करता है इनका रेशियो क्या होगा। तो ये जो शेयर होगा उसकी पर्टिकुलर रेशियो में ही डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू होती है, बस आप इतना याद रखिए। अब देखते हैं डिपॉजिट रिसिप्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो जो डिपॉजिट रिसिप्ट है वो 3 प्रकार के होते हैं, एडीआर, जीडीआर और आईडीआर।
जो एडीआर है अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट इसका मतलब ये है कि अगर इंडियन कंपनी अमेरिका से कैपिटल रेज करना चाहती है, वहां से पैसे लेना चाहती है, तो वो एडीआर के थ्रू इशू कर सकते हैं। मतलब जो नॉन अमेरिकन कंट्री है और नॉन अमेरिकन कंपनी है, उनको अगर पैसे चाहिए अमेरिका से तो उनको एडीआर इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट रिसिप्ट है, यहाँ पे अगर हम पैसे अमेरिका से ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट हो जाएगा। और जीडीआर तो अदर देन अमेरिका, अगर हम किसी अदर कंट्री से पैसे ले रहे हैं तो होगा जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अगर हम अमेरिका से पैसे लेंगे तो एडीआर कहलाएगा, और अगर हम अदर देन अमेरिका किसी अदर कंट्री से पैसे ले रहे हैं, लेट से जापान से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, इंग्लैंड से पैसे ले रहे हैं, तो वहां पे हम जीडीआर इशू करेंगे, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। प्रोसेस सेम है। तो ये जो जीडीआर होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनिटरी जीडीआर और बाइफरकेटेड जीडीआर। तो यूनिटरी जीडीआर मतलब ऐसा है कि अगर किसी एक देश में हम जीडीआर को इशू कर रहे हैं तो उसको हम किसी भी देश में बेच सकते हैं, उसको हम रशिया में बेच सकते हैं, उसको हम इंग्लैंड में बेच सकते हैं। तो यूनिटरी जीडीआर मतलब वो जीडीआर होता है जिसको हम एक देश में इशू करेंगे और किसी भी देश में बेच सकते हैं। और बाइफरकेटेड जीडीआर ये होता है कि जिस देश में हम जीडीआर को इशू करते हैं उसी देश में हम बेच सकते हैं, किसी और देश में उसको बेच नहीं सकते हैं। और आइडिया होता है इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट। अगर फॉरेन की कोई कंपनी हमारे यहाँ पैसे कलेक्ट करके ले जाना चाहती है और हमारे मार्केट से फंड रेज करना चाहती है तो वो आईडीआर के थ्रू रेज कर सकती है। तो हमारी इंडियन कंपनी ने भी फॉरेन मार्केट से पैसे लिए हैं, जैसे इन्फोसिस है, वीडियोकॉन D2H है। तो इन्होंने ऑलरेडी फॉरेन कंपनी में फॉरेन से पैसे डिपॉजिट रिसिप्ट में ले चुके हैं। तो अभी का ये ट्रेंड है जिसमें हम फॉरेन कंपनी से जो पैसा लेते हैं वो एडीआर जीडीआर के थ्रू होता है। तो आपके सिलेबस में एडीआर जीडीआर है तो डिपॉजिट रिसिप्ट का ये पार्ट है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एडीआर मतलब जो हम इंडियन कंपनी को पैसे चाहिए अमेरिका से तो वो एडीआर इशू करेगी, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। तो जो अमेरिकन है वो सिर्फ एडीआर में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जीडीआर अदर देन अमेरिकन हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो होगा जीडीआर। तो अगर हमको चाइना से पैसे चाहिए तो हम वहां पे जीडीआर इशू करवाएंगे। तो इसका एडवांटेज देखते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज होता है कि जो इशूइंग कंपनी है उसके पास में लेस वर्कलोड होता है, उसके पास काम कम होगा, क्योंकि जो भी काम होगा वो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक करेगी, ओवरसीज डिपॉजिट बैंक करेगी, और हमको ये सब काम नहीं करने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक एजेंट भी हो सकता है जो कि इशूइंग कंपनी और डिपॉजिट ओवरसीज डिपॉजिट रिसिप्ट ओवरसीज डिपॉजिट बैंक है इनको लिंक करने काम करती है। तो यहाँ पे जो मेन पार्टीज होते हैं वो तो है इशूइंग कंपनी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक और एक ब्रोकर भी हो सकता है। जो ब्रोकर इनके बीच में एजेंट का रूप में काम करेंगे। और एक होता है हाई प्रीमियम। तो हम अपने जो शेयर्स को जो रिच कंट्रीज हैं वहां पे ज्यादा रेट में बेच सकते हैं तो हमको हाई प्रीमियम मिल सकता है, ये भी एडवांटेज है। ब्रॉडर मार्केट, तो हमने इंडिया से पैसे ले लिए हैं, फॉरेन मार्केट से भी पैसे लेने के लिए हम डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करते हैं, इससे हमारा मार्केट ब्रॉड हो जाता है। फिर गुडविल एंड इमेज, तो अगर हमारी कंपनी फॉरेन से पैसे ले रही है तो उस कंपनी का गुडविल अच्छा बढ़ेगा और उसकी प्रोडक्ट इमेज भी अच्छी होंगी, उस कंपनी की भी इमेज अच्छी होगी। मोर प्रोफेशनली मैनेज, तो कोई भी कंपनी डिपॉजिट रिसिप्ट इशू नहीं कर सकती है, इनको जो सेबी का रूल को फॉलो करना पड़ता है, और यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं वो इनको मैनेज करते हैं। इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। तो इसके एडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज है। यहाँ पे जो इशू कंपनी है उसका इस पूरे प्रोसेस में कंट्रोल कम होता है, और यहाँ पे जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ये आपका कम हो जाता है। जैसे हमको पता है कि हम शेयर को ज्यादा जब बढ़ाते हैं तो अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट द डिपॉजिट रिसिप्ट, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा रहती है। और फॉर एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।